ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो रोलिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा उसका फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता है, मतलब वो अपोजिशन कम करता है, करता तो वो भी है पर अपोजिशन क्या करता है, कम करता है। इसीलिए हम सजेशन देते हैं, जनरली साइंस सजेशन देता है कि रोलिंग फ्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आपके व्हील्स जो होते हैं इसीलिए घूमते हैं, आपने देखे होंगे जिसको आप बियरिंग्स कहते हैं, है ना, हम लोग छर्रे बोलते हैं उसको साइकिल में, वो हर तरीके की चीज़ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्सेस को डिस्कस किया गया है। ये सब जो जानकारी मैंने दी है वो इसीलिए आपको बताइए कि फ्रिक्शन तो हर जगह लग रहा है, ये तो हमारी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। भले ही वो आप इस ब्लॉक को ऐसी बात करो जिसमें आपका ब्लॉक ऐसा रखा हुआ हो, मतलब 2 सरफेस कांटेक्ट में आएगी फिर फ्रिक्शन का जन्म हो जाएगा। मतलब वो एक ऐसा फोर्स है जो कि अननेसेसरी आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये चीज़ तो है ही है, अगर जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दोगे वापस से क्या हो जाएगा, वो फिर से वापस से उठ खड़ा बैठेगा और फिर आपके फोर्स, आपके मोशन को क्या कर देगा, रोक देगा। जैसे यही तो होता है जो न्यूटन का लॉ जो था, न्यूटन के जितने भी लॉ दिए थे उसने सारे लॉज में क्या मान रखा है, जनरली उसने फ्रिक्शन को उसने नहीं माना है, मतलब उसने एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह को क्या है, नेग्लेक्ट कर रखा है। जो कि मैंने आपको बताया था जो एरिस्टोटल प्रिंसिपल था उसने उन सब फोर्सेस को माना था। बाकी फ्रिक्शन जो न्यूटन ने किए थे ना, उसने क्या माना था कि भैया फ्रिक्शन फोर्स वगैरह तो उसने नेग्लिजिबल करके और सारे किए थे। और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो देखो आपको कोई रोकने वाला होता क्या, बॉडी को कोई रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब बॉडी आराम से हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब 3 टाइप से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्सेस की बात की जाती है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम जो डिनोट करते हैं सिंबल वाइज वो Fs से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम Fl या FLIM से डिनोट कर देते हैं, या F लिमिटिंग भी लिख देते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जो K है और F के यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में K लिखा जाता है, ठीक है। अब ये 3 फोर्सेस, मतलब ये 3 फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी क्यों भला, मतलब देखा जाए तो फ्रिक्शन तो एक ही था, तो तुमने अब तीन टाइप के फोर्स फ्रिक्शन क्यों निकाल दिए। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि समझे, अब बात को समझना, ठीक है। मैं सारी चीज़ें ये रब कर देता हूँ और इसको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम से, ग्राफ से बताऊँगा मैं आपको। अभी यहाँ पर एक ग्राफ भी मैं साइमल्टेनियसली बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, जो आपको एग्जाम में आता है ना वो लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, लॉज। तो लॉज में सब यही आ जाता है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये सब थ्योरी वगैरह लॉज आ जाते हैं इसमें अलग अलग। तो अब मेन पॉइंट तो इनकी 3 ये डिफरेंस होते हैं, इस पर बात हम लोग करते हैं। एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, देखो मैं पूरी सिचुएशन को आपको इस तरीके से बताता हूँ। ये ब्लॉक है, इस पर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो F, ठीक। ये ब्लॉक का मास कुछ दिया हुआ है M, क्लियर है। अब आपने इस पर एक फोर्स लगाया, मैं इसका एक ग्राफ भी बनाता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरा एक अप्लाइड फोर्स, मैं इधर अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स बता रहा हूँ मैं आपको। कौन सा फोर्स बता रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्स वर्सेस वाई एक्सिस का एक ग्राफ बनेगा ये, जिसमें एक तरफ मैंने अप्लाइड फोर्स लिया है और वाई एक्सिस पर क्या लिया है मैंने, फ्रिक्शन फोर्स लिया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की, और यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ कर देता हूँ मैं सेट, कुछ 1 2, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा ये, 4 5 6 7, चलो इसको 7 तक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अप्लाइड फोर्स कितने का किया, 1 न्यूटन का। कितने का किया, 1 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी, अब मैं मेरा डाटा खुद मन से ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैं अपने ग्राफ को ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कि अच्छा इतना फोर्स इसको रिक्वायर्ड है। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि हम स्मॉल f से बता रहे हैं, अभी मैंने सबस्क्रिप्ट में ना तो s लगाया है, ना l लगाया है, ना k, कुछ भी नहीं लगाया, मतलब कुछ एक फ्रिक्शन फोर्स है। ये भी कितने का बन गया, 1 न्यूटन का। मतलब जब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये भी कितने का बन गया, 1 न्यूटन का। सारी बात समझ में। जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का लगाया, 2 न्यूटन का, तो ये फोर्स भी कितने का बन गया, 2 न्यूटन का फोर्स बन गया, ठीक है। तो ये भी कितने का बन गया, 2 न्यूटन का। सारी बात समझ में,
ठीक है, जब आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी कितने का बन गया, 3 न्यूटन का। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने, ठीक है, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर 4 का लगाया तो ये 4 का, 5 का लगाया तो ये 5 का, अल्टीमेटली ये 5 न्यूटन तक तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ये 0 पे 0 ही रहेगा ना। आप सोचेंगे 0 पे क्या है, तो भाई आप 0 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। आप 0.1 करोगे तो कितना हो जाएगा वो 0.1, 0.2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0.2। अब एक लिमिट आएगी, अब एक क्या आएगा, लिमिट। मतलब इस फोर्स की अब ये क्या हो जाएगा भैया, इसका लिमिट था कि अब क्या है कि भैया कुछ 5 न्यूटन तक तो क्या है, मेरी लिमिट है। 5 न्यूटन तक मुझे फोर्स लगाओगे, ये अभी फॉर्मूले से आएगा, है ना। ये अभी फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर कुछ लोग पहले ग्राफ बताते हैं, बाद में फॉर्मूला बताते हैं, पहले बताते हैं फॉर्मूला फिर ग्राफ बताते हैं। सब डिपेंड करता है अपने अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मुझे जो बेटर लग रहा है, जो आपको समझ में आता है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आप ये ग्राफ से समझ लो कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर अपन एक फॉर्मूले से बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा। अच्छा, आपने ऐसा फील किया है कि जब तक बॉक्स नहीं हिल रहा है तब तक तो नहीं हिल रहा है, पर जैसे ही वो हिलता है थोड़ा सा आपको लगता है कि यार हाँ ये तो बहुत जल्दी चला गया। मतलब एक टाइम आता है, एक टाइम आता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मतलब एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है कि 5 के बाद आप जब बनाओगे इसको, 5 के बाद अब इधर से आप फोर्स कितने का लगा रहे हो, 5, तो इसने भी 5 सेट कर लिया। अब जैसे ही आप 5 के बाद 6 करोगे तो ये तो कितना रहेगा, अब ये तो कितना रहेगा, अब 5 ही रहेगा, 6 रहेगा। तो फिर क्या है, मतलब मैंने एक से 1 से वैल्यू सेट कर ली कि इसकी लिमिट कितने पे आ रही है, 5 पे। 5 के बाद अब इधर 6 लगाओगे, 7 लगाओगे, 8 लगाओगे, 10 लगाओगे, ये हमेशा कितने पे रहने वाला है, कांस्टेंट पे रहेगा। तो आपके हिसाब से तो ग्राफ क्या बना दोगे आप कि भैया 5 लगाया तो भी ये कितने पे, 5 पे, 6 लगाया तो भी कितने पे, 5 पे, 7 लगाया तो भी कितने पे, 5 पे, 8 लगाया तो भी कितने पे, 5 पे। इस तरीके से आपका जो ग्राफ का कनेक्शन बनेगा वो तो ऐसा बनेगा। मतलब 6 के बाद वो बॉक्स हिलने लग जाएगा, 6 के बॉक्स बहुत हिलने लग जाएगा, बिल्कुल। एक्चुअली 5.1 से हिलने लग जाएगा, 5.001 से हिलने लग जाएगा। एक हलचल सी होगी, एक हलचल सी होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहीं से मैं 3 फ्रिक्शन को बताऊंगा मैं। अब ये ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा। साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो क्या पाया कि एक्चुअल में ये जो ग्राफ बनता है, अच्छा अभी तक ये बॉडी यहां से यहां तक पूरी किस में थी, रेस्ट में थी, इतना तो मानते हो। और ये बॉडी यहां से यहां तक कितनी आ गई, मोशन में। और ये वाला पॉइंट है आपका रेस्ट और मोशन के बीच का, ठीक है। तो जब साइंस ने स्टडी किया तो थोड़ा सा ये पाया कि जब ये घटना होती है, ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब अल्टीमेटली ये लिमिट आ गई। ये क्या आ गया, एक लिमिट। ये जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा जो होता है, थोड़ा सा कैसा बनता है, ऐसा बनता है। कैसा बनता है, इस तरीके से। इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, इसको हम कहेंगे एक वैल्यू, ठीक है। अब ये रेस्ट मोशन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया है कि बॉडी जब मोशन में है तब ये ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू हो गई। अच्छा, अब बॉडी क्या है, यहाँ पर थोड़ा 5 से कम बनाया है, देखो मैंने 5 से कम बनाया है। इस वैल्यू को मैं कहता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो इस वैल्यू को मैंने क्या कहा, एफ के, क्या बोल रखा है, एफ के। एक यहाँ पर एक वैल्यू जो बनी हमारी, जो आई थी लगभग 5 वाली, ये कितनी वाली है, ये वैल्यू कितनी वाली है, 5 वाली। इसको मैंने क्या बोल रखा है, एफ एल। क्या बोल रखा है, एफ एल, ठीक है। जैसे जब बॉडी चलती है तो आपको सोच के ताजुब होगा कि जब बॉडी चलती है, फ्रिक्शन फोर्स, जब तक मतलब बॉडी चल नहीं रही थी तब तक फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया, एक नया फोर्स डेवलप कर लिया। तो जब तक बॉडी रुकी हुई थी, रुकी हुई बॉडी को स्टैटिक बोलते हैं। तब तक जो फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स, उस फोर्स को क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड अंटिल बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक क्या रहेगा, स्टैटिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज है। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है, एक
रेंज है। स्टैटिक फ्रिक्शन हर बार क्या है, बदलेगा। जैसे मान लो आपने ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाया अभी 5 न्यूटन का, और ये बॉडी मैंने बताया कि 5 न्यूटन तक ये हिल नहीं रही, 5 न्यूटन तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन पे कुछ ना कुछ हलचल अब इसमें होने लगी। क्या बात समझ में आ रही है? 5 न्यूटन पे इसमें कुछ ना कुछ हलचल होने लगी। इसका मतलब 5 न्यूटन इसका लिमिट है भाई। 5 न्यूटन से पहले क्या 1 न्यूटन एफएस का वैल्यू है? आप बोलोगे यस, एफएस इज 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि आपने जब 1 न्यूटन लगाया था तब बॉडी हिली थी क्या? रेस्ट पे थी, तो मैं एफएस का वैल्यू 1 बोल दूंगा। ठीक है। एक बच्चा बोलेगा क्या सर 1.2 न्यूटन भी इसका एफएस का वैल्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का? हाँ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। 5 के पहले तक पॉइंट में जितने भी रियल नंबर है, मतलब मैं अगर एफएस का एक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये ऐसा रहेगा कि 0 से बड़ा या बराबर और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा। आ रही बात समझ में? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की? एफएस की बराबर तक। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं इसके जब एफएस के आंसर लिखूंगा, अभी मैंने बोला चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसकी लिमिटिंग मैंने बता दिया कि इसका एफएल का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन। आपको मैंने एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना दे दिया? 5 न्यूटन। अब मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ कितने का? 3 न्यूटन का। कितने का लगा रहा हूँ? 3 न्यूटन का। ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। अब मैंने पूछा बताओ कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 3 हो गया। कितने का होगा? क्योंकि 3 का लगाया आपने तो उसने भी कितने का बना लिया अपने आप को? 3 का। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू क्या है? बड़ी है, 5 है। ये कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कि आप इस वैल्यू को 5 या उससे बड़ा नहीं। 5 में तो थोड़ी सी हलचल होगी, जब को लग जाएगा कि यार थोड़ा सा और फोर्स लगा बस कार हिल जाएगी। अब उसके बाद मतलब इसका एक रेंज है। मतलब अगर आपको ये 3 न्यूटन का बोला तो एफएस का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। अगर एफएस का वैल्यू ये 4 न्यूटन दिया है तो आपको फिर से देखना है ये, तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा। आपने अगर इसको 4.5 न्यूटन दिया इधर से तो भी आपका 4.5 न्यूटन। तो मतलब ये सब जो आप अप्लाइड फोर्स दोगे वो सब किसके बराबर हो जाएंगे? एफएस के बराबर। जितना आपने फोर्स लगाया उतना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, लिमिट से छोटी होगी तो। अब ऐसा देखने में आया कि जब 5 न्यूटन से ज़्यादा तुमने फोर्स लगाया, कितना लगाया? 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया। 5 न्यूटन से तुमने जब फोर्स लगाया तब बॉडी चलने लगी। बॉडी चलने लगी तो लॉक एकदम से टूटने लगे। लॉक टूटने लगे तो ऐसा पाया गया कि जो जब उस समय फ्रिक्शन ने जन्म लिया, उस फ्रिक्शन को नाम दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी चल रही है तब भी तो फ्रिक्शन लग रहा है दोस्त, नहीं लग रहा है? फ्रिक्शन तो हर समय लगेगा, परंतु एक समय रेस्ट था, एक समय जस्ट जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आने वाली थी, और एक समय वो जब बॉडी मोशन में। तो जब मोशन में रहती है बॉडी तब आपको फ्रिक्शन फोर्स रहता है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। तब उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हल्की सी क्या होती है? एफएल से क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। ये जो सोच के आपको ताजुब होगा कि काइनेटिक जब बॉडी एक बार चलने लगती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अपन एक टर्म पढ़ने वाले जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हम यहाँ पर 2 टर्म पढ़ने वाले हैं। तो जब बॉडी रुकी हुई होती है तब बॉडी की सरफेस का कुछ नेचर अलग होता है, और जब बॉडी चल रही उस सरफेस पे तब बॉडी का नेचर कुछ और होता है। मतलब दोनों के एक कांस्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ऐसा देखने में आया कि जो म्यू के का वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन होता है किससे? म्यू एस से। मतलब जो कोएफिशिएंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो छोटा होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक मतलब इसको म्यू एल बोल दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। म्यू एल नाम से कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा म्यू एस मिलेगा, याद रखना बेटा है। क्यों? क्योंकि बॉडी उस समय किस पे है? बॉडी हमेशा कहाँ पर है? रेस्ट पर ही रहती है। ठीक है। एक जब लिमिट भी हुआ ना तब तक भी बॉडी क्या थी? जब भी लिमिट अप्रोच हुआ तब भी बॉडी क्या थी? रेस्ट पर ही थी। इसीलिए उसको म्यू एल नाम से मुझे तो बुक में कोई दिखा नहीं आज तक। ठीक है। हमेशा एक म्यू एस आपका एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन मिलता है। ठीक है। एन नॉर्मल। अब यहाँ से अब इसकी इक्वेशन देखो। ऐसा पाया गया कि जो इक्वेशन बनती है, तो ये तुम समझ गए
कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब बॉडी मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि जब बॉडी चलने लग जाएगी तो एफ के का वैल्यू लगभग कुछ 4.8 न्यूटन लगभग है हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। मतलब मैंने देखो यहाँ पर 0.2 न्यूटन का कुछ डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या है, 0.2 न्यूटन का हमने जो डिफरेंस रखा है, ठीक है। तो ये कब, जब बॉडी चलने लग जाएगी, जब बॉडी जैसे ही चलने लग जाएगी वैसे ये 4.8 न्यूटन का हो जाएगा। फिर जैसे ही बॉडी स्टॉप हो गई फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन तक भी नहीं हिली। 5 न्यूटन के बाद जैसे आपने 6 न्यूटन बनाया, बॉडी हिलने लग गई तो उस समय फ्रिक्शन कौन सा एक्ट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी काइनेटिक का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा क्या निकलेगी, थोड़ी सी कम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में मेंशन दिया होता है, ठीक है। बॉडी तो पूरी मोशन में रहेगी, तो फिर 5 न्यूटन से कम रहेगा तो, हाँ 5 न्यूटन से कम रहेगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने अगर 5 दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया है, 5 दिया है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर। जैसे मान लो अगर मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया है, एफएल का वैल्यू दे रखा है 8 न्यूटन, कितना दे रखा है 8 न्यूटन, 8 तक तो रेस्ट पे रहेगी। बिल्कुल 8 तक किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ एफ के, 2 वैल्यू दे रखी है आपको। मैंने एफ के का वैल्यू दे रखा है आपको 9 न्यूटन और दूसरा वैल्यू दे रखा है एफ के का वैल्यू दे रखा है आपको 7.8 न्यूटन। तो आप अंदाजे से बोलोगे कि फ्रिक्शन फोर्स तो ज़्यादा होता है काइनेटिक में, तो आप उल्टा लगा के आ जाओगे 9 न्यूटन। बट एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जब काइनेटिक में रहता है मोशन, तब एक्चुअल लिमिटिंग फ्रिक्शन से हल्का बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो फॉर्मूले से अपन म्यू एस म्यू के जो देता है ना वैल्यू, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये तुम्हें समझ में आया कि जो एफ एस का वैल्यू होगा 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक रहेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बीच में लिखा था कि कोई सा भी फ्रिक्शन फोर्स हो हमेशा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का फोर्स होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो हमेशा सरफेस के कैसा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। सरफेस तिरछी होगी तो ये तिरछा फोर्स लगेगा। इसको ऐसा मत बोल देना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर लगती है, ठीक है। अगर मेरा ब्लॉक ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, ऐसी लगेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मोशन किधर, सरफेस कैसी है इसकी, ये वाली। और अगर ये बॉडी नीचे गिर रही होगी, बॉडी किधर गिर रही होगी, नीचे, ड्यू टू द ग्रेविटी, तो फ्रिक्शन किधर अप्लाई करेगा, फ्रिक्शन ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट ही लिख देता हूँ। और ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एफ जी में लिख देता हूँ, एम जी। पर मान लीजिए एक बच्चा अब इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, ऊपर की फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर बन जाएगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ बन जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इसको यहाँ लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा। अगर आपने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करने लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो आपकी देखो बॉडी के परपेंडिकुलर। एक और अगर डायग्राम लूँ, अगर इस टाइप से अगर आपने डायग्राम लिया और आपकी बॉडी कैसी रखी है, तिरछी रखी हुई है, इस समय बॉडी तिरछी है तो आप नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये तो आपको पता है। परंतु अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बच्चा क्या कर देता है, इधर ही फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है, बोले सर इधर लगेगा। तो भैया इसका क्या लेना देना, सरफेस तो हमारी ये मास तो ये है ना, तो कहाँ पर लगेगा, ये सरफेस के बीच में, ये हमारी सरफेस है, तो या तो इस तरफ लगेगा। मतलब अभी क्या ब्लॉक नीचे जा रहा है, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर F। और ये आपका अप्लाइड फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है या आपने खुद से फोर्स लगाया वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि F, जितने भी फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है क्या होती है। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हम जनरली उस कांस्टेंट को K और जो भी नाम देना चाहे ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो कांस्टेंट यूज़ यहाँ पर करते हैं वो K नहीं करते हैं, इसको कोएफिशिएंट नाम से जानते हैं। जैसे F इज इक्वल टू म्यू और N। जब कांस्टेंट हटा, मतलब जब वो प्रोपोर्शनलिटी हटा, अभी अल्टीमेटली क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो वो म्यू नाम से कांस्टेंट है, इसको म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म्यू।
और अब आप बोलोगे कि सर अब फ्रैक्शन के तो 3 टाइप है। फ्रैक्शन के कितने टाइप है? 3 टाइप है, एक लिमिटिंग फ्रैक्शन, एक काइनेटिक फ्रैक्शन और एक स्टैटिक फ्रैक्शन। तो सर अब इसमें कितने फॉर्मूले बनाओगे आप? 3 फॉर्मूले बनाओगे, क्योंकि फ्रैक्शन 3 है। तो इसके जो फॉर्मूले बनते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रैक्शन तो लिमिटिंग फ्रैक्शन से छोटा होता है या उसके थोड़ा सा बराबर ही हो गया लगभग। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा और एक किसका फॉर्मूला बनेगा? काइनेटिक फ्रैक्शन का। तो मैं लिमिटिंग फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो FL का फॉर्मूला आएगा μS इंटू एन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ μL क्यों नहीं लिया? तो बता ही चुका हूं मैं कि जब भी बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन में रहेगी तब बॉडी कहाँ रहेगी? रेस्ट में ही है। लिमिटिंग तक रेस्ट में है तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन का ही कोएफिशिएंट यूज करते हैं। तो म्यूएस को क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में लिख चुका हूं यहाँ पर। और ये हमेशा सरफेस के ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है। सरफेस के ऊपर क्या है? डिपेंड करता है। अभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल करेंगे हम, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब ये FL का वैल्यू आ गया, ठीक है, मतलब FS का वैल्यू कितना हो जाएगा? FS का वैल्यू रहेगा वो 0 टू FL तक रहेगा। ठीक है। इसके बीच में जो भी रेंज बनेगी, अगर आपने 10 न्यूटन का लगाया तो वो 10 का बन जाएगा, है ना। अगर लिमिटिंग फ्रैक्शन 12 का है और 10 का लगाया तो वो 10 बन जाएगा। 12 का लगाया तो 12 बन जाएगा, पर 12 के बाद फिर बॉडी क्या हो जाएगी? मूव होने लग जाएगी। ठीक है। ठीक है। FS मतलब आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। L मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। FK का सिमिलरली इसका एक और फॉर्मूला बनता है। अगर इसी से हम देखें तो FK मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी किस में है? मोशन में है। मोशन में है उस समय आपको क्या यूज करना पड़ेगा? μK इंटू एन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? उस समय जब कोएफिशिएंट, अब इस μK को क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे एक सरफेस है, उसका म्यूएस अगर एक का लिया हुआ है 0.4, तो वो म्यूके का वैल्यू आपको देगा 0.3। तो इससे देख के आपको क्या पता चल रहा है? इससे देख के पता चल रहा है कि जो म्यूके है उसका वैल्यू क्या है? कम है। थोड़ा सा है या कम है, मतलब हम कम तो है। और म्यूएस का वैल्यू क्या है? ज़्यादा। मतलब अगर 2 फॉर्मूले मेरे बनेंगे, एक फॉर्मूला अगर मैं FL का बनाऊंगा या FL का बनाऊंगा तो क्या बनेगा? म्यूएस इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.4 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.3 से। n तो दोनों में है, मतलब एक वैल्यू बड़ी मिलेगी और एक वैल्यू छोटी मिलेगी। ठीक है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये होता ही है प्रैक्टिकली। जैसे सीमेंट की सरफेस पर अगर एक ब्लॉक चलने लगा तो वो उस समय उसका काइनेटिक फ्रिक्शन आपका छोटा होगा, बजाय कि जब वो रुका हुआ था तब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं। रुका हुआ मतलब स्टैटिक स्थिति को बोलते हैं, जब चीज़ें रुकी हुई होती है तो उस समय आपने स्टैटिक फ्रिक्शन वाला यूज़ करेंगे आप, और वो वैल्यू ज़्यादा रहती है हमेशा। ठीक है। मतलब ग्राफ भी समझ में आ गया, नेचर कैसा हो रहा है। यही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये नीचे क्यों आई? वो नीचे क्यों आई मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखो है। अब ये 0.1 का अंतर हर बार नहीं रहता है। बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छा 0.1 का ही रहेगा क्या? नहीं, ये तो सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है एक सरफेस में म्यूएस 0.4 हो और उसी सरफेस का म्यूके आपको दे रखा होगा 0.38। कम तो है ना भैया? कम तो है ना? 0.02 राउंड ऑफ करके U4 आएगा, पर आपको करना नहीं राउंड ऑफ, आपको 0.38 ही करना है वैल्यू, क्योंकि आंसर्स इसके जितने भी सेट होंगे न्यूमेरिकल में वो सब अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ही सेट होंगे। क्योंकि पॉइंट में तुमने राउंड ऑफ कर दिया तो फिर म्यूएस और म्यूके तो लगभग क्या हो गए? बराबर ही हो गए। बराबर हो गए तो आंसर भी क्या हो जाएंगे? फिर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये वैल्यू को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आओ कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अब इसकी हम। ये पूरा थ्योरी है इसका। नहीं, थ्योरी से पहले 1 मिनट, न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ और चीज़ें बता दूं, जिससे कि फिर हम सीधे न्यूमेरिकल ही करेंगे अब। ठीक है, न्यूमेरिकल ही करेंगे। अब मैं कुछ 2 टर्म और बता रहा हूँ आपको जो फ्रिक्शन में यूज़ होती है। उनका नाम है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम है? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ, पहले एंगल ऑफ रिपोज की बात कर लेते हैं ना। एंगल ऑफ रिपोज 2 टाइप के एंगल हैं। एक्चुअली मैं ये ऐसे कैसे एनसीईआरटी में आपको मेंशन नहीं किए हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो आपको इस तरीके से ये मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ
ठीक है। अल्टीमेटली एनसीईआरटी इतना फोकस नहीं करती कई कुछ बार चीज़ों को, तो वो कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में बता देती, पर उसने स्पेशल मेंशन नहीं किया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिए भाई, एंगल ऑफ रिपोज अप्लीकेबल होता है जब कोई आपका ब्लॉक होता है वो किस पे हो, किसी एक इंक्लिनेशन पे हो। किस पे हो? इंक्लिनेशन पे हो। इंक्लिनेशन मतलब आप समझ गए हो, ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक है कुछ इस टाइप से रखा है, ठीक है, ब्लॉक इस टाइप से रखा है। इस समय ये एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं अब इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको यहाँ से शुरू करूँगा। मान लीजिए आपने अभी ये इंक्लिनेशन इतना किया, मतलब इतना चढ़े, आपने थोड़ा सा क्या किया, इतना सा मुंह खोला इसका। ये जो बीच में प्लेन है ना, एक प्लेन ये रखा होगा और एक प्लेन ये रखा होगा, उन प्लेन के ऊपर कुछ एंगल होगा, थोड़ा सा आपने इसको खोला, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा क्या बॉडी मेरी हिलने लगी, क्या नहीं हिलने लगी है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपने सोचा कि इस प्लेन को क्या कर दें हम, और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें। फिर आपने देखा कि बॉडी फिर से नहीं हिल रही है, आपने एंगल को क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया। इसका मतलब आपने एंगल को थोड़ा सा और बड़ा किया। आपको ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप देख रहे हो धीरे धीरे एंगल को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब एक लिमिट आएगी भाई साहब, जब यहाँ पे अब बस इससे ज़्यादा तुमने ऊपर किया। आप जनरली बच्चे हम करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बुक से रख के देखते हैं। आप ये घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। नोटबुक पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, उसके ऊपर आप शॉर्पनर वगैरह रख के और चेक कर सकते हो, तो इससे आप उसका कोएफिशिएंट वगैरह भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉडी जस्ट क्या होने लगी, जस्ट कुछ एक एंगल निकला। अब यहाँ पे क्या निकला, कुछ एक एंगल निकला। अब बॉडी क्या होने लगी, जस्ट मूव करने लगी। जस्ट शब्द का मतलब समझ गए ना, उस समय मूव नहीं हो रहा है, बस अब इससे ज़्यादा क्या है ना, तो वो मूव करने लग जाएगा। तो ये इस समय जो एंगल बनेगा थीटा आर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज हमेशा किससे बनेगा बेटा, एक सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगी, किससे बनेगा, हमेशा किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनेगा। ये चाय जैसा मत बना लेना, ठीक है। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द मिनिमम एंगल, इट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal such that a body placed on the plane just begin to slide, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड कर लीजिए, देखिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मतलब अगर कोई एंगल आया और बिना डेरिवेशन के काम हो जाए तो ऐसा होगा क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिजिक्स में डेरिवेशन तो हमारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो छोटा सा डेरिवेशन है इसका 2 लाइन का, वो भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो डेरिवेशन आपका कुछ इस तरीके से यहीं से मैं बता देता हूँ। अब ये बॉडी है जिसका मास क्या है, m। इस समय ये थीटा दिया हुआ है, थीटा r। अब ये थीटा r दिया है तो आप समझ गए कि मतलब एंगल ऑफ रिपोज तक कहानी पहुँच गई है। एंगल ऑफ रिपोज को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा r से डिनोट करते हैं। मास m दिया है। अब इसका, अब बताओ मुझे, इस पर जस्ट मुंह में होगी बॉडी, अगर जस्ट मुंह में होगी उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है, Fs Fl या Fk म्यू के, कौन सा लगेगा, Fk में तो मोशन में आ जाएगी, Fl जस्ट मुंह में मैक्सिमम होगा उसका फोर्स, है ना। तो अब इस समय इधर क्या लगेगा ब्लॉक पे, Fl। आ रही बात समझ में। और इस तरफ अब इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर का n होता है
और अब मैं आपको सिखा चुका हूँ, इधर वैल्यू बनती है एन कॉस एम जी कॉस थीटा। देखो यहाँ पर कितना फोर्स लगता है एम जी, और ये कितना एंगल बनाता था थीटा, इसलिए ये एम जी कॉस थीटा, इसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे हम। और ये आपका बनेगा कितना एम जी साइन थीटा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी अब, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा आर है, क्या है थीटा आर। तो ये थीटा आर सब जगह मुझे रखना चाहिए। चलिए भाई, अब मैं इसको कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व कर चुका। अब मैं चाहूँ एम जी को लगाना या नहीं लगाना, हटा सकता हूँ। ठीक है भैया, एम जी को हटाना हटा दो, लगाना लगा रहने दो। अब एक्स एक्सिस का रिजोल्यूशन देखो आप, तो क्या आ रहा है एम जी साइन थीटा आर इज इक्वल टू एफ एल बनेगा, और एक क्या बनेगा एम जी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एन बनेगा। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में। एफ एल का वैल्यू कितना होता है, एफ एल का वैल्यू क्या होता है म्यू एस इंटू एन। क्या बात समझ में आती है आपको? एफ एस का वैल्यू कितना होगा, म्यू एस इंटू एन होता है। चलो मैं एफ एल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर पुट करने पे कितना मिलेगा मुझे, एम जी साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। और ये इक्वेशन नीचे वाली एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और इक्वेशन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, किसको किससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब हम, आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बन सकती है हमारी। तो कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे, एम जी से एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा आर इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एस। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और थीटा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। ये आपको पता है ना कैसे लिखते हैं हम इसको, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो आज की क्लास को यही हम रखते हैं, आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाएगी। ठीक है।